Good morning, children. Today we will start with our fifth part, and we will start with a new topic, that is of executives. Okay, now in the previous videos we have studied that the three main organs of the government were the legislature, the executive, and the third judicial system. About legislature we have studied in the four parts. I have explained you about the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, now we come to the next is the executive. Now this is the second most important organ of the government. It is as equivalent as important as the legislature. Now legislature's work was what? To frame the new laws, to amend the laws or to delete the laws. लॉज बनाना, डिलीट करना, अमेंड करना, ये सब काम किसका था? लेजिस्लेचर का. नाउ व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ आवर कंट्री डू? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव्स? एग्जीक्यूटिव्स आर द पर्सनल्स जो ये सब हमारे कंट्री को संभाल रहे हैं. Isn't it? They are working for our country. The persons, those who are working for our country are considered as executives. These are the higher level people of our country, isn't it? At the higher post, they are considered as the executives. Now what is the work of these executives? Now executives implements the laws framed by the legislature. executives का काम क्या है? जो laws legislature ने frame किया है उनको implement करना. हमारा देश ये लोग चलाते हैं, but किस way में चलाएंगे? By the laws framed by the legislature. लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, उस लॉज को फॉलो करते ये एग्जीक्यूटिव्स हमारे कंट्री को रन करते हैं, उस हिसाब से चलाते हैं. दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉज. उनको लॉज को ध्यान में रखते हुए ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है या चलाना है. द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है या प्रोग्राम्स डिसाइड करती है, दैट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर. बनाना लेजिस्लेचर बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अमल में लाना, उसके हिसाब से देश को चलाना, दैट इज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स. ओके, ऑल एग्जीक्यूटिव्स वी कैन से. नाउ these executives have been divided into two main parts. Some of the executives are considered as political executives and some are considered as administrative executives. अब political executives कौन हैं हमारे country के? Like president, vice president, prime minister, cabinet ministers, deputy ministers. All this come in the category of political executives. Who are administrative executives or administrative bureaucrats? These are we can say वर्किंग अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. वो पॉलिटिकल के नीचे काम करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं. मेन डिसीशंस या मेन थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. वर्किंग पार्ट इज बीइंग डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स. ओके, नाउ दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटेड थ्रू इलेक्शंस. वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? थ्रू इलेक्शंस. ओके, हम देखते हैं हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय इलेक्शंस, इजंट इट? फर्स्ट इन द स्टेट वाइज इलेक्शंस एंड देन जो इलेक्शंस में जीतेगा उनकी पार्टी बनती है. ये हमने देखा था. ओके, एंड दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस. वो अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अपॉइंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, उनको कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, अगर वो पर्सन की उस क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए, देन दे विल बी अपॉइंटेड. एंड दे आर नोन एज व्हाट? सिविल सर्विस पीपल, इजंट इट? वो सिविल सर्विस के कैटेगरी में आते हैं. दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते. जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके अंडर में उनको काम करना ही है, इजंट इट? और पॉलिटिकल दिस एग्जीक्यूटिव्स का टर्म पीरियड होता है 5 years. मतलब 5 साल वो लोग रूल करेंगे या काम करेंगे. इलेक्शंस होंगे,
अगर वो पार्टी जीती है तो दे विल कंटिन्यू, अगर हार जाती है तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हटाया जाता है और दूसरों को अपॉइंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स वंस अपॉइंटेड एट देयर वर्क, या अपने जॉब में अपॉइंट किए जाएंगे तो दे विल वर्क टिल देयर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट तक वो काम करते रहते हैं। अनटिल एंड अनलेस हाँ उनके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं या उन्होंने कुछ गलत काम किया है, they have done something wrong that has been proven that yes they have done wrong, then they will be removed from their post, otherwise they will work till their retirement. Yes, this happens ke alag alag states mein retirement age is different. Okay, that depends on the state. Somewhere there is 58, somewhere there is 60, at times it goes to 62 also, but mostly it is up to 58 or 60. Okay, so they work till the retirement. So some executives of our country are political executives and some are administrative executives. Now these executives also work at two levels, at union level and state level. Like president and vice president are the highest executives of our country working at the union level, at the central level. वो central level पे काम कर रहे हैं. Okay, under them central level पे ही या union level पे ही are the prime minister, cabinet minister, state minister, deputy ministers. All these ministers are at the union level working under president and vice president. Especially the prime minister is the most working person of our country, isn't it? President is the signing authority and we say prime minister is the working authority of our country. Under him are the cabinet ministers, state ministers and deputy ministers. All this at the union level. फिर हर एक स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, पहले अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं. लाइक गवर्नर, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द साइनिंग अथॉरिटी. अंडर हिम आर द चीफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. ऑल दीज आर वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, okay, or under governor. Now in detail we will study about first the president and then the vice president in this video. Now you know president is the highest authority of our country. सबसे बड़ा ओहदा हमारे कंट्री में किसका है? प्रेसिडेंट का. Okay. In this we will study the qualification, composition of electoral college, how this president is being appointed, reasons for indirect elections, term of office, procedure to remove the president, his powers, क्या क्या काम करता है president. Okay. Now first of all, to become a president of India, what are the qualifications required? He must be a citizen of India. He had to cover the age of 35, means 35 or above his age should be. Is qualified for election as a member of Lok Sabha. Okay, पहले उनको लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा होना है, then only he not Lok Sabha means the members of Lok Sabha elect the president. Okay, then shouldn't hold any office or profit under government of India. If he is standing for the elections of as a president, he should not have any other government job. उनका कोई गवर्नमेंट और जॉब नहीं होना चाहिए. And this president is also qualified for election, means he can also stand as a member of Lok Sabha also, and he is being elected through indirect elections. Now composition of electoral college. President is indirectly elected by the members of electoral college, that is the few members of we can say member of parliament and few member of legislative assemblies. Okay. प्रेसिडेंट हम कैसे चुनते हैं? हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट इज बीइंग इनडायरेक्टली अपॉइंटेड. हाउ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स फ्यू मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड फ्यू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दे वोट एंड दे अपॉइंट द प्रेसिडेंट. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, elected members of legislative assemblies of the states and union territories. All these together select, we can say, the president. Now his term of office is for 5 years. Okay, 5 years from the date on which he enters upon his
ऑफिस। 5 साल जिस दिन से चुना जाएगा या जिस दिन से उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उस दिन से 5 साल तक वो काम करता है। प्रेसिडेंट वर्क्स फॉर 5 years। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स ओथ ऑफ ऑफिस। नाउ जब प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट लेवल तो वो अपना ओथ मतलब शपथ किसके सामने लेता है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सामने वो अपना शपथ लेता है कि यस I am being selected as a president, I will do my duties very well, I will surrender myself to the country and work for the country। जो भी ओथ में बोला जाता है, he takes the oath in front of Chief Justice of India। Now at times president remove भी किया जाता है। Normally he works for 5 years, but कभी कभार it has never been happened in the history of India, but then also rules बने हुए हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको कैसे हटाया जाएगा। Okay, the full procedure is considered as impeachment। Now what happens, impeachment होता क्या है? A written notice signed by then 1/4 of the total number of members of the house any is submitted। Once it is received after 14 days a resolution is moved। written notice दिया जाएगा और वो भी कितने मेंबर्स से? 1/4 of the total number of members of the house। कोई भी हाउस में से, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में से 1/4 of the members से yes कि we have to remove this president, तो वो written notice देंगे। ओके और written notice के बाद एक resolution पास होता है। 14 days के बाद resolution पास होगा कि yes we want to remove। The resolution is passed by majority, that is more than 2/3 of the total members of the house। जब वोटिंग होगा तो वो resolution, वो जो लेटर है वो कितने जने साइन करने चाहिए? 2/3 of the members। मीटिंग के 2/3 members हाँ बोलने चाहिए कि yes we want to remove this president because he has done all these wrong things or he has not been able to do his duties। The charge is sent to the other house for investigation। President needs to be present for the investigation। After the investigation, if the charge is proved right and passed by 2/3 of the total members of the house which investigated, then the president is removed। एक हाउस में से पास होगा, 2/3 members हाँ बोलेंगे कि yes we want to remove, it will go to the other house। वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उस टाइम पे भी इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट को प्रेजेंट रहना है। एंड इन द नेक्स्ट हाउस ऑल्सो 2/3 of the members say yes कि yes we want to remove that, means 2/3 from the first house, 2/3 from the second house। and if the charge is proved right, अगर ये charge right prove हुआ, okay, then only the president is being removed। Now the powers of president। First are the executive powers। president को हमारे country में क्या क्या काम करने हैं? Okay, his powers are being divided। Now first are the executive powers। Head of the union administration, all union official are his subordinates। पूरा यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो इनके अंडर में या उसके सबॉर्डिनेटिंग हैंड की तरह काम करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, यूपीएससी का नाम सुना होगा, तो उनके जो चेयरमैन होते हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, हमारे देश की प्लानिंग कमीशन बनी हुई है जो हमारे देश के आगे के 5 साल 10 साल के प्लान्स बनाते हैं, तो उनके चेयरमैन एंड मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? द प्रेसिडेंट। कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, द प्रेसिडेंट एंड we can say the union government has a control over the other state government, and during emergency complete control states। कभी कभार जब कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो he has a complete control on the states, on that particular state we can say जिसमें इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। union territories and border areas, okay, he has a control on union territories and even on the border areas। Now what are his legislative powers?
एड्रेसेस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट. ओके, जो पार्लियामेंट है, दोनों हाउसेज हैं, उनको वी हैव स्टडीड कि ही इज द वन हु स्टार्ट्स द सेशन ऑफ द हाउसेज. मैसेज टू द पार्लियामेंट. Okay, if any of the important messages are to be given, okay, the president gives the message to the parliament. Summon and prorogues the houses. He starts and ends the session of the houses. Okay, और जब meetings होती हैं तो he starts and ends the meetings also. Dissolve लोक सभा. मैंने बताया था कि वैसे लोकसभा का टाइम पीरियड 5 years होता है, but before the time period, if the Lok Sabha has to be dissolved, the powers are given only to the president with the advice of prime minister, but power is in the hands of president. Okay, then nomination of the members. Okay, we have studied that 12 members of Rajya Sabha and 2 of Lok Sabha. Okay, ये members किसके हाथ से चुने जाते हैं? president के. Assent to bills. Okay, we have studied about the ordinary bills, money bills and constitutional bills. ये सब bills पास होंगे और law बनेंगे only and only when the president signs it. Promulgate the ordinances. Okay, जो भी decisions लेने हैं, he takes the decisions. Okay, he puts his signs and then only that becomes the law. Okay, और जो भी ordinances means laws पास करने हैं country के, with his consent only the laws or the decisions will be taken. Assent to some state bills. Okay, particular states में bills पास करवाने हैं, law बनाना है, तो after the governor, at times governor takes the advice of the president, so he will sign it, then only in that particular state that becomes the law. And the formation of new states. At times you see, जैसे नया एक स्टेट में से दूसरा स्टेट बनता है, तो ये सिर्फ एक या दो जने के साइन करने से नहीं होगा. एट द एंड द प्रेसिडेंट साइंस एंड देन ओनली द न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड. ओके, नाउ फाइनेंशियल पावर्स. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट रिकमेंड्स मीन्स सुझाव देता है मनी बिल के लिए. ही डजंट फोर्स दैट मनी बिल इज पास्ड इन लोकसभा ओनली, बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. Annual budget is presented by finance minister on behalf of president. We have studied finance minister जो होता है that presents the annual budget, but on the behalf of president. Annual budget is the estimate of income and expenditure of the union government for the coming year. Okay, budget क्या होता है? पूरे साल में, एक coming year में country का income और country के expenses कितने रहेंगे, that they tell. Okay, that is the annual budget. That is presented by finance minister on behalf of president. Annual financial statement is also presented on behalf of president. President can authorize withdrawal of advances from the contingency fund of India. He has got the power कि जो emergency funds होते हैं या contingency funds हैं, जो reserved funds होते हैं, हमको emergency के time पे ही use करना है, तो वो उसको विड्रॉ करना है, उसमें से फंड्स में से पैसा निकालना है, तो ओनली विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. आफ्टर एवरी 5 years प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन, 1 chairman and 4 members. इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. ओके, फाइनेंशियल मैटर्स में भी प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिकमेंडेशन. जुडिशियल पावर्स. प्रेसिडेंट इजंट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. Whatever are his decisions, he is not answerable to the court of law. Yes, if he has done wrong, he is answerable. Okay, but वो decision अकेले तो कोई नहीं लेता. Isn't whatever decisions are taken according to the Lok Sabha's readings and Rajya Sabha's readings pass होती हैं, उसके बाद president sign करता है. Means he alone is not answerable. He is not answerable in any court of law. No criminal suit can be initiated against him during his tenure of office. Suppose प्रेसिडेंट के ऊपर केस चलाना है या बोला जाता है कि yes this is being done wrong by the president, तो उनके अगेंस्ट में with the name of president, उसके नाम के आगे ऐसा नहीं होगा कि हाँ इन्होंने रॉन्ग किया और इसके नाम पे हम केस चला रहे हैं. नहीं, what they will do, they will remove him from the post of president
एंड देन उनके सामने केस चलाया जाएगा। ओके, तो ऐसा कभी नहीं बोला जाता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पे केस चल रहा है। नो, उनको वो पोस्ट से हटाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया जाएगा, देन मिस्टर XYZ के नाम पे केस चलता है, प्रेसिडेंट के नाम पे केस नहीं चलेगा। President has power to reduce or increase the punishment in the following cases. Cases of court martial, in all cases listed in union or concurrent list, in all cases where there is a death sentence. Okay, court martial करना हो किसी का, या यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में जो केसेस दिए गए हैं, या किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, इन सब केसेस में प्रेसिडेंट अपना पावर दिखा सकता है टू रिड्यूस और इंक्रीज द पनिशमेंट। ओके, वो चाहे तो उनका डेथ सेंटेंस हटा सकता है या कम कर सकता है। कम मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, सपोज 14 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजन मिला है तो वो कम कर सकता है। तो in rare cases president can interfere in the matter, judicial matters. Okay, he has got the power to change the punishments. Now discretionary powers, appointment of prime minister. Okay, that in a situation of hung parliament, that अगर majority नहीं मिल रही है किसी पार्टी को और सब इक्वल आ गए, क्लियर कोई एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो उस टाइम पे किसको प्राइम मिनिस्टर चुनना है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन केस इफ द रूलिंग लेजिस्लेटिव पार्टी इज अनेबल टू मीट इमीडिएटली टू इलेक्ट अ लीडर। अगर प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाए तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो दूसरा नया प्राइम मिनिस्टर चुन ले। ओके, और अगर रूलिंग पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन पा रही है तो प्रेसिडेंट बीच में इंटरफेयर करके रूलिंग पार्टी में प्राइम मिनिस्टर को चुन सकता है। When the ruling party who has lost majority in Lok Sabha or when a vote of no confidence is passed against it, the president decides either to dissolve the house or ask another party to prove its majority on the floor of the house. कभी कभार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उस टाइम पे द प्रेसिडेंट डिसाइड्स आइदर टू डिसॉल्व द हाउस, पूरा हाउस को डिसॉल्व कर देना, दैट इज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, और अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। ओके, या दूसरी पार्टी को बोलते हैं कि तुम मेजॉरिटी प्रूव करो, तुम दूसरी और 2-3 पार्टीज को ज्वाइन कर लो और अपना मेजॉरिटी बना लो, और फिर उसमें से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस बट रिफ्यूजेस टू रिजाइन। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, मीन्स दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और वो मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि उन मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दें। The 3 emergency powers of the president are what? National or the general emergency in case of foreign aggression or civil war. President can declare a national emergency at the time of war. कभी भी अगर दूसरे देशों से अटैक हो जाता है, वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में वो इमरजेंसी लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हेन सेटबैक टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट फिजिबिलिटी ऑफ द कंट्री हैज़ अकर्ड, कभी कभार इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन, दैट मीन्स व्हाट कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको, जब देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है या एक पर्टिकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, और वो स्टेट को कौन हैंडल करता है उस टाइम पीरियड पे? प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट हैज गॉट द पावर टू डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन पर्टिकुलर स्टेट और इन इवन द होल नेशन ऑल्सो। Now see, this is he is the present we can say President of India, Ramnath Kovind. Okay, in short I have given his details also. Now we will study about the Vice President. Okay, what are the powers and functions of Vice President? Again, he should
qualifications are he should be a citizen of India, completed 35 years of age, is qualified for election as a member of Rajya Sabha, वो राज्य सभा के इलेक्शंस में भी खड़ा रह सकता है, एंड ही शुड होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब उनकी नहीं होनी चाहिए. Again, vice president is indirectly elected by the members of electoral college, okay, members of parliament. It consists of elected members of both the houses, okay, दोनों houses के members उनको indirectly elect करते हैं. Again, the term of vice president is 5 years from the date on which he enters upon his office. What are his powers? Takes over the office of president in the following cases. अगर प्रेसिडेंट की अचानक से डेथ हो जाती है तो हु हैंडल्स द वर्क? वाइस प्रेसिडेंट. नाउ व्हेन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द रेजिग्नेशन, हमारा प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट पे है तो अब वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है, सपोज इन केस इन द मिडल ऑफ द ईयर्स, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? टू द वाइस प्रेसिडेंट. रिमूवल एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, तो कभी कभार the same procedure has to be followed, okay, through impeachment. When president is unable to discharge his duties owing to absence, illness or any other cause, अगर president किसी भी वजह से अपनी duties perform नहीं कर पा रहे हैं तो his duties are being handled by vice president. When vice president take over the office of the president, then the deputy chairman of Rajya Sabha heads the Rajya Sabha, okay. वैसे तो द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ, वी हैव स्टडीड अबाउट द राज्य सभा, बट अगर अब वो आ गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ड्यूटी संभालने के लिए, तो अब राज्यसभा को कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन, ओके. राज्यसभा उस टाइम पे कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन. The powers of vice president: as an ex officio chairman of Rajya Sabha, he conducts the following functions. He regulates the proceedings and debates of the house, okay. Vice president वो ex officio है chairman, ex officio chairman of राज्य सभा, तो ही जो भी proceedings होती हैं राज्य सभा में वो संभालता है. debates होती हैं, he is the head over all such debates. He decides the order of the speech, okay. कोई अगर गलत बोल रहा है या गलत शब्द यूज कर रहा है तो he stops that. He decides the admissibility of resolutions or questions, isn't it? कि कौन से questions पूछे जाने चाहिए, कौन से valid questions हैं in Rajya Sabha. Okay, he will decide and he will allow to ask such questions. He may adjourn or suspend the business of the house. Okay, अगर उनको postpone करना है house की meetings तो he can do it. Or even suspend, मतलब cancel करनी है meetings, then also he can do it. He gives directions to the chairman of various committees. Okay, जो भी कमिटीज हैं उनको डायरेक्शंस देना है तो दिस वाइस प्रेसिडेंट विल डू. ओके, नाउ ऑल दिस वाज अबाउट द प्रेसिडेंट and the vice president, little bit big topic, and all the points nearly I have covered, written down over here, okay. And then all these points are given on page number 78 and 79 of your textbook. Okay, go through it. Thank you, beta. Have a nice day.